नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मुक्तिबोध की कहानियों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। साथियों, इनके जीवन और अन्य रचनाओं के बारे में यदि आपने जानना है तो उस पर हमारी वीडियो पहले ही बन चुकी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो कहानीकार के रूप में मुक्तिबोध जी को जान लेते हैं। 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 1964 में हुई थी। तो मुक्तिबोध की चर्चा बहुत कम हुई है कहानीकार के रूप में। पहले उनकी कहानियों के दो संग्रह, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। काठ का सपना 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उनकी मृत्यु उपरांत, और सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कहानी संग्रह। शुरू में दो ही कहानी संग्रह माने जाते थे, लेकिन अब मुक्तिबोध रचनावली 3 में उनकी प्रकाशित या अप्रकाशित, पूर्ण अपूर्ण, छोटी बड़ी सभी कहानियां संकलित कर दी गई हैं। मुक्तिबोध की कहानियों में उनका अपना जीवन संघर्ष अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। कविताओं की भांति अपनी कहानियों में भी मुक्तिबोध ने फंतासी शिल्प का प्रयोग किया है, जिसे हम फैंटेसी इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कल्पना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एक अन्य पर्यायवाची शब्द फैंटेसी का हिंदी में कल्पनावाद। ठीक है, तो मुक्तिबोध की कहानियों में कल्पना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उनकी विद्रोही मानसिकता उनके कथानायकों में बाखूबी ढंग से देखी जा सकती है। आपकी नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, दीमक, पक्षी और दीमक, विपात्र आदि कहानियाँ महत्वपूर्ण और विशिष्ट मानी जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग विपात्र को लघु उपन्यास भी मानते हैं। तो ये कहानियों के नाम आपको जानकारी दे रहे हैं साथियों, कहानियों के नाम के बारे में। जो उनकी कहानी है, नई जिंदगी, काठ का सपना। काठ का सपना के नाम पर ही कहानी संग्रह का नाम रखा गया है, और ये एक अपने आप में एक विशेष कहानी भी है। उसके उपरांत जलना, पक्षी और दीमक और विपात्र सभी महत्वपूर्ण और विशिष्ट कहानियाँ मानी जाती हैं उनकी। आगे पढ़ते हैं। आपकी कहानियों का समग्र मूल्यांकन करते हुए मोतीराम वर्मा ने लिखा है कि कुल मिलाकर मुक्तिबोध की कहानियाँ साधारण जनों से लेकर बुद्धिजीवियों तक और परिवार से लेकर मानव सभ्यता तक के प्रश्नों को छूती हैं। उनके जीवन अनुभवों को विविध संदर्भों में प्रस्तुत करती हैं। उनमें मानव जीवन के सबल और निर्बल दोनों पक्षों की द्वंद्वात्मकता, गतिशीलता को स्पष्टतः लक्षित किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। मुक्तिबोध का कथा शिल्प, मतलब कहानी शिल्प है, बहुत कुछ कविता के स्तर का है। अपनी कहानियों में वे फंतासी शिल्प का प्रयोग करते हुए मस्तिष्क में एक भीतरी पागल खाने की कल्पना करते हैं। क्लॉड इथरली एक ऐसी ही कहानी है उनकी। ठीक है, क्लॉड इथरली एक ऐसी ही कहानी है जो फैंटेसी के ऊपर आधारित है। इसमें उन्होंने अणुयुद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज़ को क्लॉड इथरली के रूप में प्रस्तुत किया है। पूरी कहानी को अवचेतन के अंधेरे तहखाने में पड़ी हुई आत्मा के विद्रोह की कहानी बना दिया है। प्रचलित रचना शिल्प से हटकर संस्मरण, वार्तालाप, प्रतीक, विधान, फंतासी, डायरी, संस्मरण आदि के संश्लेष विश्लेष शिल्प में रचित होने के कारण ही मुक्तिबोध की कहानियों को अपेक्षित महत्व नहीं प्राप्त हो सका है। तो ज़्यादातर कवि के रूप में जाने जाते हैं, निबंध के रूप में या समीक्षक के रूप में। तो ये कहानियों के बारे में तनिक आपको जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुक्तिबोध की जानकारी आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जानकारी मिल जाएगी, और अधिक उनके जीवन के बारे में और उनकी अन्य रचनाओं के बारे में। तो साथियों, और किसी रचनाकार के साथ जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहे। जय हिंद।